हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू हाउ जिसने सिस्टर नान को इवल स्पिरिट चर्च के पीछे लगा रखा था, हाल ही में जी शुई अलायंस को इवल स्पिरिट चर्च के साथ बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है। और क्योंकि जी शुई अलायंस एल्डर मू की एक पुरानी दोस्त से बिलोंग करता था, तो इसलिए यू हाउ अपने साथियों के साथ मिलकर उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। और उसके लिए वो सभी लोग किंग होटल में चले गए थे, क्योंकि आज वहाँ पे जी शुई अलायंस हिडन सोल गाइडेंस कॉम्पिटिशन करवाने वाला था, जिसमें यू हाउ और के टाउ ने पार्टिसिपेट करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उस कॉम्पिटिशन को जीत लिया था। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग यू हाउ और के टाउ दोनों के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं। इवन जी शुई अलायंस का सुपरवाइजर भी वहाँ पे उन्हीं का ही साथ दे रहा था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था, यू हाउ ने अपनी इवल पावर्स की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, जिसके चलते वो सभी लोग यू हाउ को होली एम्परर का खास समझने लगे थे। और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन लोगों ने वहाँ पे यू हाउ और उनके साथियों को छोड़ भी दिया था, जिसके साथ ही यू हाउ और के टाउ दोनों अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्राउन प्रिंस के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां क्राउन प्रिंस को भी अपने एक सोल्जर की मदद से खबर मिल चुकी थी कि कल रात जी शुई अलायंस ने उनके कुछ लोगों को पकड़ लिया था, जो कि सभी किंग होटल में यू हाउ और उसके सभी साथियों को खत्म करने के इरादे से गए थे। और ये पता चलते ही क्राउन प्रिंस वहाँ पे कोल्ड टून में अपने सोल्जर से कहता है, तो तुम लोगों से कुछ मामूली बच्चे नहीं संभाले जा रहे, और ऊपर से अब जी शुई अलायंस ने हमारे ही लोगों को पकड़ लिया। तुम जानते हो ना कि अगर इसमें गलती से भी हमारा नाम आ गया तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। जिसपे वो सोल्जर बेचारा डर के मारे क्राउन प्रिंस को तसल्ली देते हुए कहता है कि क्राउन प्रिंस आप चिंता मत कीजिए, हमारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पकड़े जाने के बाद उन्हें क्या करना है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जी शुई अलायंस के एक तहखाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस के 5 सोल्जर्स को बंदी बना के रखा गया था। और आज ही के दिन उनसे पूछताछ भी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो पांचों के पांचों वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद ही वहाँ पे अपनी जान दे देते हैं। और जब जी शुई अलायंस का सुपरवाइजर वहाँ पे आकर उन पांचों की बॉडीज को चेक करता है, तो वो पांचों के पांचों सोल्जर्स ही वहाँ पे मारे जा चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपने उस सोल्जर से कहता है कि वो पांचों के पांचों तो अब तक मारे जा चुके होंगे, लेकिन अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अब आगे उनकी फैमिलीज के साथ क्या करना है, क्योंकि उन सभी की फैमिलीज के जरिए भी हम तक पहुंचा जा सकता है, तो उन सभी को भी ठिकाने लगा दो। क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा वो सोल्जर भी अंदर से काम चाहता है, लेकिन वो उनकी बात को मानते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। जिसके जाते ही मिस सोरिंग वहाँ पे टैंक सेट को बचाने की कोशिश करते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि मेरे ख्याल से तो अब हमें उस टैंक सेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लोग उनके पीछे जाते हुए पकड़े जाते हैं तो जिसका बाद में हमें ही नुकसान होगा। इसलिए अब हमें बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, ताकि किसी को भी हमारे प्लान के बारे में पता ना चल सके। मिस सोरिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के हाथ भी वहाँ पे गुस्से से कस जाते हैं, और वो वहाँ पे मिस सोरिंग से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अब बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जितना मैंने सोचा था ये टैंक सेट तो उससे भी ज्यादा होशियार निकला। हालांकि क्राउन प्रिंस ने वहाँ पे ये बोल तो दिया था, लेकिन मिस सोरिंग को तो अभी तक भी वहाँ पे यू हाउ की चिंता सता रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यू हाउ और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ वो उन लोकल लोगों के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो थे कौन लोग, जिनके बारे में के टाउ अंदाजा लगाते हुए कहता है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो सभी लोग सन मून रॉयल एकेडमी के ही थे। जिसपे वुडोंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम इस मौके का फायदा उठाते हुए सन मून रॉयल एम्पायर की सच्चाई को बहुत ही आसानी के साथ सबके सामने ला सकते हैं। जिसपे के टाउ वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म का इंसान है, अब तक तो उसने अपने लोगों को ठिकाने लगवा दिया होगा। अब के टाउ की ये बात सुनकर तो वुडोंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता आप दोनों को उस सोल गाइडिंग कॉम्पिटिशन के अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे क्राउन प्रिंस आपसे बदला लेने की भी कोशिश करे। जिसपे यू वहाँ पे कुछ सोच कर जवाब देते हुए कहता है कि सन मून रॉयल एम्पायर का पूरा एक ग्रुप पकड़ा गया है, और मुझे नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस इतना ज्यादा पागल है कि वो इतनी जल्दी दोबारा कोई एक्शन लेगा। उल्टा ये तो हमारे पास जी शुई अलायंस के बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। और वुडोंग तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसपे ज़ियाओ ज़ियाओ भी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ब्रदर यू हाउ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से अब हम लोगों को कल की तैयारी करनी चाहिए। जिसके लिए वुडोंग भी हाँ में अपना सर हिला देती है। हालांकि उसकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन इसके अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेरक अकेडमी की एक और टीम के साथ फाइट हो रही थी, और वांकी ने वहाँ पे उस फाइट में बहुत ही आसानी के साथ अपने ड्रैगन स्पीयर के सिर्फ एक अटैक से अपने ओपोनेंट को वहाँ पे हरा दिया था। जिसके बाद हमें सन मून रॉयल एकेडमी की भी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ हमेशा की तरह मिंग होंगचैंग ने अकेले वहाँ पे पूरी एक टीम को ही हरा दिया था। जिसके बाद हमें वहाँ पे टैंक सेट की भी फाइट देखने को मिलती है, और टैंक सेट की तरफ से वुडोंग ने पार्टिसिपेट करते हुए बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। लेकिन टैंक सेट अपने सिर्फ एक ही डिसेबल को आगे नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी ओपोनेंट टीम के साथ सभी की फाइट करवा रहा था, क्योंकि सेकंड राउंड के लिए ज़ियाओ ज़ियाओ आगे आती है, और उसने भी वहाँ पे वुडोंग की तरह अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। जिसके बाद थर्ड राउंड के लिए वहाँ पे यू हाउ आगे आता है, और उसने भी वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बुरी तरह से अपने ओपोनेंट को हराया था।
और यूहाओ की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर उसके फैंस भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। जबकि यूहाओ की इस जीत के साथ ही टैंक सेट अपनी ये भी फाइट जीत चुका था और उसके बाद तो वो बहुत ही तेजी से ऊपर चला जाता जा रहा था, जहाँ उनके पीछे पीछे शर्क अकेडमी और सन मूनरोल अकेडमी भी बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही थी। और देखते ही देखते अब टोटल 32 टीम वहाँ पे बाकी रह गई थी, जिसके साथ ही नॉकआउट वाला पहला राउंड वहाँ पे खत्म हो गया था। जो देखकर ज़्याओ ज़्याओ वहाँ पे एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहती है, शुक्र है ये नॉकआउट राउंड खत्म हुआ, मैं तो अकेले फाइट कर करके थक चुकी थी, अब पूरी टीम के साथ फाइट करते हुए मुझे थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका मिलेगा। और ये कहकर ज़्याओ ज़्याओ वहाँ पे अपने पास से कैंडीज को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे खाना शुरू कर देती है। जो देखकर वूडोंग भी वहाँ पे चुपके से उसकी कैंडीज को चुराते हुए कहती है, बस भी करो, हम सब में से सबसे ज्यादा कम फाइट्स तुमने ही लड़ी हैं और ऊपर से तुम कह रही हो कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा थक चुकी हो। और इसी के साथ उन दोनों लड़कियों के बीच में वहाँ पे नॉकझोंक चालू हो चुकी थी और यूहाओ भी वहाँ पे इस नॉकझोंक के मजे उठाते हुए वहाँ पे स्माइल कर रहा था। उसके बाद रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, अब क्योंकि टोटल 32 टीम बाकी बची है तो इन 32 टीम के टोटल 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे और हर एक ग्रुप के अंदर 8-8 टीम को शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहला ग्रुप जो के टॉप पे था उसमें सबसे पहली टीम सन मूनरोल अकेडमी को लिया जाता है। जो देखकर तो सन मूनरोल अंपायर के लोगों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि सेकंड नंबर पे शर्क अकेडमी को लिया जाता है और थर्ड पे टैंक सेट को, जो कि खुद यूहाओ और उनकी पूरी टीम के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि उन्हें सन मूनरोल अकेडमी वाले ग्रुप में शामिल किया जा रहा था। और इससे ही वहाँ पे यूहाओ को अंदाजा हो चुका था कि क्राउन प्रिंस आगे कोई बहुत ही बड़ी चाल चलने वाला है। और यूहाओ की ये बात कहीं न कहीं सच भी थी, क्योंकि वाकई क्राउन प्रिंस के फेस के ऊपर डेविल स्माइल आई हुई थी, जिसका मतलब था कि वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा था। जबकि हम देखते हैं कि बाकी की सभी टीम्स भी वहाँ पे इसी बारे में ही चर्चा कर रही थी। कुछ टीम्स को वहाँ पे टैंक सेट के ऊपर दया आ रही थी तो कुछ टीम्स को लग रहा था कि टैंक सेट आगे बढ़ते हुए उन दोनों ही टीम्स को बराबरी की टक्कर दे सकता है। पर ज्यादातर लोगों का तो यही मानना था कि टैंक सेट जैसी एक मामूली सी टीम है भला उन दो बड़ी अकेडमीज का मुकाबला कैसे कर सकती है। और यही बात वहाँ पे यूहाओ और उसकी टीम को भी परेशान कर रही थी। इवन केटाओ तो वहाँ पे गुस्से से कहता है कि हमें जानबूझकर इन दोनों टीम्स के सामने डाला गया है, क्योंकि ये हमें पहले ही राउंड में एलिमिनेट करवाना चाहते हैं और ऊपर से मेरे ख्याल से तो हमें शर्क अकेडमी के साथ लड़वाने के लिए किया है। लेकिन यूहाओ के दिमाग में तो वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने साथियों से कहता है, चिंता मत करो, इसमें हमारा ही फायदा है। और ये कहकर यूहाओ वहाँ पे अपनी टीम को अपने पीछे आने के लिए बोल देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन सोल फाइटिंग कंपटीशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज की सबसे पहली फाइट है सन मूनरोल अकेडमी वर्सेस टैंक सेट के बीच में होने वाली थी। और रेफरी ने वहाँ पे अनाउंस करते हुए दोनों टीम्स को भी बैटल अरीना में बुला लिया था, जहाँ यूहाओ और उसकी टीम को देखकर होंगचेंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, इस कंपटीशन के अंदर मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था जब एक बार फिर से हमारा आमना सामना होगा। और ये कहकर होंगचेंग वहाँ पे टैंक सेट की टीम का मजाक उड़ाते हुए कहता है, पर अफसोस की बात तो ये है कि मुझे तुम लोगों के साथ लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा एक ही टीम हिम्मत तुम सभी को हराने के लिए काफी है। होंगचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जियानमिंग के साथ साथ बाकी की पूरी टीम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जबकि ज़ेंगशी आगे बढ़कर वहाँ पे स्माइल करते हुए होंगचेंग से कहता है, क्या तुम अपनी उसी सो कॉल्ड पावरफुल टीम के बारे में बात कर रहे हो जिन्हें पिछली बार के फाइटिंग कंपटीशन में हमने बहुत ही बुरी तरह से हराया था। और अपनी उस जीत के बाद तो हमने तुम्हारे कुछ टीम मेंबर्स के करियर को भी पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। अब ज़ेंगशी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि टीचर माँ के साथ साथ पूरी सन मूनरोल अकेडमी की टीम को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। खैर इसी तरह की गर्मा गर्मी के साथ उन दोनों ही टीम्स के बीच का कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, जहाँ टैंक सेट की तरफ से सबसे पहले वूडोंग आगे आती है तो सन मूनरोल अकेडमी ने भी अपने एक सोल मास्टर को आगे भेज दिया था, जो कि बैटल अरीना के अंदर आते ही अपने सोल गाइडेंस वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे वूडोंग से कहता है कि इस बार हम तुम लोगों को हरा कर अपने पिछली बार के साथियों के हक का बदला लेंगे। जिस पे वूडोंग वहाँ पे उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए कहती है, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि कौन किससे बदला लेता है। और ये कहकर वूडोंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने विंग्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर ही उड़ना शुरू कर दिया था। जो देखा तो वो सोल मास्टर भी लगातार अपने सोल गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही वूडोंग के ऊपर हमले किए जा रहा था। और वूडोंग को वहाँ पे इस तरह से अपने हमलों को डॉज करते हुए देखकर बेचारे उस सोल मास्टर को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद वूडोंग उससे डर के मारे भाग रही है, इसलिए वो सोल मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने भी लगा था। इवन अब तो उसने वहाँ पे वूडोंग को हराने के लिए अपने सोल कैनन तक को बाहर निकाल लिया था और पागलों की तरह वहाँ पे चारों तरफ से वूडोंग के ऊपर हमले किए जा रहा था। लेकिन अभी तक उसका कोई एक सिंगल अटैक भी वहाँ पे वूडोंग को नहीं छू पाया था। और इसी बीच वूडोंग वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ पे उसी की तरफ ही उड़ना शुरू कर देती है, जिसके चलते बेचारे उस सोल मास्टर का अपना अटैक वहाँ पे उसकी तरफ ही आने लगा था। जो देखकर उस सोल मास्टर ने जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल गाइडेंस शील्ड को भी एक्टिवेट कर लिया था। पर वूडोंग तो वहाँ पे कुछ और ही प्लान कर रही थी। उसे वहाँ पे थोड़ी देर पहले यूहाओ की कही हुई बात याद आती है कि अगर हमें सन मूनरोल अकेडमी को कमजोर करना है तो हमें उनके हर एक टीम मेंबर की कॉम्बैट पावर को कमजोर करना होगा। और यही सोचते हुए वूडोंग वहाँ पे उससे पीछे निकल जाती है और पीछे से ही अपनी बटरफ्लाई गोड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस सोल मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और बेचारे उस सोल मास्टर की सोल गाइडेंस शील्ड भी वहाँ पे इन दो तरफा हमलों को नहीं रोक पाती। और देखते ही देखते जैसे ही वो दोनों अटैक्स वहाँ पे उसकी डिफेंस शील्ड के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और ऊपर से वूडोंग के उस खतरनाक अटैक की वजह से
देखे तो बेचारे सोल मास्टर का पूरा एक हाथ ही वहाँ पे टूट चुका था, जिसके साथ ही रेफरी ने वहाँ पे वुडोंग के जीतने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। जो देखकर तो क्राउन प्रिंस के साथ साथ पूरी सन मून रोल एकेडमी को भी वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन टीचर माँ तो वहाँ पे अपने अगले डिसेबल से कहते हैं, जैसे उन लोगों ने तुम्हारे साथी का हाथ तोड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें भी उन्हें तोड़ना होगा। टीचर माँ की ये बात सुनकर वो सोल मास्टर भी हाँ में अपने सारे हिलाते हुए उसे के साथ वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर चला गया था, जिसका नाम था जाओ जिंगहाओ, जिसने बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही अपने हैवी सोल गाइडेंस वेपन्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहे थे। और ऊपर से जिंगहाओ वहाँ पे वुडोंग को डराने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी एक कमजोर सी लड़की मेरे इन हैवी सोल गाइडेंस वेपन्स का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। जल्दी से अपनी हार मानते हुए अपने इस खूबसूरत फेस को बचा लो, वरना बाद में तो ये देखने लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन वुडोंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है कि अपनी ये बकवास बंद करते हुए फाइट को स्टार्ट करो। अब वुडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंगहाओ ने भी वहाँ पे अपने हैवी सोल गाइडेंस वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे वुडोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिनसे वुडोंग भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ तोड़ते हुए बचने की कोशिश करने लगी थी। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जिंगहाओ ने वहाँ पे वुडोंग को बहुत ही बुरी तरह से हराने के लिए 2 मिसाइल्स तक को भी लॉन्च कर दिया था, जिनसे बचते हुए वुडोंग ने वहाँ पे अपनी विंग्स ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे बीच से ही काट दिया था। और उसी के साथ साथ अपनी विंग्स ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिंगहाओ के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए जिंगहाओ भी वहाँ पे अपनी सोल गाइडेंस शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जिंगहाओ ने खुद को वहाँ पे वुडोंग के उस खतरनाक हमले से भी बचा लिया था। जो देखकर अब की बार वुडोंग वहाँ पे गुस्से से खुद उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन अपनी सोल गाइडेंस शील्ड की वजह से वो वुडोंग के उस खतरनाक हमले से भी बच गया था। जो देखकर अब वुडोंग को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर जिंगहाओ भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक लेवल 6 के बम को एक्टिवेट करने लगा था, और इतनी क्लोज रेंज में उसे वहाँ पे एक लेवल 6 के बम को एक्टिवेट करते हुए देखकर केटाओ को वहाँ पे वुडोंग की चिंता होने लगी थी। लेकिन युवा उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वुडोंग को कुछ भी नहीं होगा, उल्टे इस बम का असर इसी सोल मास्टर के ऊपर ही होने वाला है। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि वुडोंग तो वहाँ पे अपनी घोस्ट शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिंगहाओ के उस खतरनाक अटैक से बच गई थी, लेकिन वो खुद को वहाँ पे उस अटैक से नहीं बचा पाता और बैटल अरीना के अंदर ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसका सीधा सीधा असर बेचारे वहाँ पे जिंगहाओ के ऊपर ही हुआ था, जिसके चलते वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और उसी के साथ साथ उसके हैवी सोल गाइडेंस वेपन्स भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन जब इस मौके का फायदा उठाकर वुडोंग वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो रेफरी ने बीच में आते हुए वुडोंग को वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे वुडोंग के जीतने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। जो देखा तो वुडोंग की पूरी टीम वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि जिंगहाओ से तो अभी तक वहाँ पे अपनी हार हजम ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। अब जिंगहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो रेफरी भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ बीच में से हट जाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर जिंगहाओ ने अपने आर्मर के ऊपर पहने हुए सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही वुडोंग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे युवा वहाँ पे पहले से ही महसूस कर लेता है। वो जल्दी से वहाँ पे वुडोंग को सुधान करते हुए अपनी मास्टर सोल आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे जिंगहाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक जिंगहाओ वहाँ पे पीछे से ही वुडोंग के ऊपर हमला कर चुका था, जो कि सीधा जाकर वहाँ पे वुडोंग को हिट होता है, जिसके साथ ही बेचारी वुडोंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वुडोंग को संभालने के लिए उसकी पूरी टीम वहाँ पे आगे बढ़ जाती है। और ऊपर से सभी लोग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगे थे कि ये तो एक फाउल था, भला हार जाने के बावजूद भी इसने पीछे से वुडोंग के ऊपर हमला क्यों किया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून रोल एकेडमी की टीम भी वहाँ पे अपने साथी को बचाने के लिए आगे आ जाती है, और दोनों ही टीम्स वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए भी रेडी हो चुकी थी। जो देखकर केटाओ उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, जब पहले तुम्हारी टीम मेंबर ने अपनी हार मान ली थी तो फिर उसने पीछे से अटैक क्यों किया। केटाओ की ये बात सुनकर उनका एक टीम मेंबर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है, ये हमारा अंपायर है और यहाँ पे रूल्स भी बस हमारे ही चलेंगे, तुम कौन होते हुए हमें समझाने वाले। अब सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोगों ने अब वहाँ पे उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, जो देखकर रेफरी वहाँ पे चिल्लाते हुए सभी को शांत करवा देता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर यू हाउ की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे कोल टून में रेफरी से कहता है कि सन मून रोल एकेडमी के एक टीम मेंबर ने हमारे टैंक सेट के एक टीम मेंबर को घायल करने के लिए पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमारे टैंक सेट को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पे रेफरी उल्टा वहाँ पे यू हाउ के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि वो सब तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तुम रिंग के आउटसाइड मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने यहाँ पे इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, इसलिए मैं रेफरी होने के नाते तुम्हें इस पूरी फाइट से ही डिस्क्वालीफाइड करता हूँ। अब रेफरी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये रेफरी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ये सब देखते हुए मास्टर जिंग के फेस के ऊपर तो एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। तभी ज़ेव आगे बढ़कर वहाँ पे गुस्से से रेफरी से कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पे साफ साफ सन मून रोल एकेडमी की गलती के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश
कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो या फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कैसे सन मूनरोल एकेडमी के एक टीम मेंबर ने पीछे से हमारी टीम मेंबर के ऊपर हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। अब ज़िया को वहाँ पे इस तरह से अपने साथ बदतमीजी से बात करते हुए देखकर वो रेफरी उसे भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर देता है, जो देखकर तो अब बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों ने वहाँ पे रेफरी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि साफ साफ देखा जा सकता था कि कैसे वो रेफरी वहाँ पे सन मूनरोल एकेडमी की साइड ले रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि सन मूनरोल एम्पायर के अपने लोगों ने उसे वहाँ पे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, और क्राउन प्रिंस वहाँ पे अपने ही लोगों को अपने खिलाफ होते हुए कैसे देख सकता था। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी चीफ रेफरी को आगे कर देता है, और उस चीफ रेफरी ने बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही उस पहले वाले रेफरी को थप्पड़ लगाते हुए उसे वहाँ पे साइड कर दिया था, जो कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। वहीं वो चीफ रेफरी जिसका नाम ज़ेंग था, वो अपनी जजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था और उसके बारे में मशहूर था कि उसने आज तक किसी भी टूर्नामेंट के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी होने दी। इसलिए वो चीफ रेफरी वहाँ पे सीधा सीधा अनाउंस करते हुए कहता है, ज़ेंग हाउ ने रूल्स को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसे इस पूरे कंपटीशन से ही डिस्क्वालीफाइड कर रहा हूँ। जो देखकर तो ऑडियंस वहाँ पे खुश होते हुए चीफ रेफरी के नाम के नारे लगाने लगी थी, जबकि चीफ रेफरी वहाँ पे अपनी अगली अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, और रही बात तुम्हारी, तुमने अपनी रेफरी की पोजीशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी इस पूरे कंपटीशन से एक्सपेल कर रहा हूँ। आज के बाद तुम किसी भी कंपटीशन में बतौर रेफरी हिस्सा नहीं ले पाओगे। अब ये सुनकर तो बेचारे उस रेफरी का मुंह भी वहाँ पे खोला का खोला रह गया था, क्योंकि चीफ रेफरी ने वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसका पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद चीफ रेफरी वहाँ पे अपनी आखिरी अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि अब आगे के कंपटीशन में मैं खुद रेफरी बनूंगा, बाकी आप सभी अपनी अपनी जगहों पे जा सकते हैं। जिसपे युवा वहाँ पे चीफ रेफरी से इजाजत लेते हुए कहता है, क्योंकि हमारी साथी टीम मेंबर वुडोंग थोड़ी इंजर्ड हो चुकी है, तो हमें उसे हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिसके लिए चीफ रेफरी भी वहाँ पे इजाजत दे देता है। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वुडोंग ने काफी हद तक खुद को हील कर लिया था, और तभी युवा भी वहाँ पे उसके पास आकर उससे पूछते हुए कहता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जिसपे वुडोंग भी वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तुमने सही समय पे मुझे सुधार कर दिया था, अगर तुम ना होते तो शायद अब मैं और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी होती। जिसपे युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए केटाओ से कहता है, सेकंड ब्रदर, अब आगे की इस फाइट को तुम्हें संभालना होगा। जिसपे केटाओ भी वहाँ पे युवा को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहते हुए केटाओ वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ बैटल अरीना के अंदर आ गया था, और उसका मुकाबला करने के लिए सन मूनरोल एकेडमी ने भी अपने एक सोल मास्टर को आगे कर दिया था, जिनको आमने सामने आते हुए देखकर चीफ रेफरी भी वहाँ पे फाइट को स्टार्ट करवा देता है। और फाइट स्टार्ट होते ही उस सोल मास्टर ने अपनी सोल गाइडेंस गन का इस्तेमाल करते हुए केटाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो केटाओ भी वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन को एक्टिवेट करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देते हुए उसके ऊपर हमले करने लगा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही कमाल की सोल गाइडेंस फाइट देखने को मिलती है, और जैसे ही वो सोल मास्टर वहाँ पे अपने हैवी सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट करता है, तो केटाओ ने भी वहाँ पे अपने एक लेवल 7 के सोल गाइडेंस कैनन को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर बेचारा वो सोल मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला तुम्हारी जैसे एक मामूली से टैंक सेट के मेंबर के पास है एक लेवल 7 का सोल गाइडेंस वेपन कहाँ से आ गया? जिसपे केटाओ वहाँ पे अपने सोल कैनन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि इसका जवाब अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, जब तुम यहाँ पे मेरे इस वेपन का मुकाबला करोगे। और ये कहते हुए केटाओ ने अचानक से ही वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो सोल मास्टर भी वहाँ पे अपने हैवी सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही वहाँ पे केटाओ के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और बेचारा वो सोल मास्टर वहाँ पे केटाओ के सोल गाइडेंस कैनन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता। हालांकि वो अपने सामने एक सोल गाइडेंस शील्ड को भी एक्टिवेट करते हुए बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता, और देखते ही देखते केटाओ का अटैक सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके चलते बेचारा वो सोल मास्टर ना सिर्फ वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हार गया था, बल्कि उसी के साथ साथ काफी इंजर्ड भी हो गया था। और अपने इस एक और हार के साथ सन मूनरोल एकेडमी का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, जबकि हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने भी वहाँ पे केटाओ के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जो सुनकर तो ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोग वहाँ पे टैंक सेट के नाम के नारे लगाने लगे थे, और सन मूनरोल अंपायर के लोग वहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी होंगचेंग वहाँ पे खुद आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, और क्योंकि होंगचेंग सन मूनरोल एकेडमी के एक जाना माना डिसेबल था, तो उसे बैटल अरीना की तरफ बढ़ते हुए पाकर सन मूनरोल अंपायर के लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, जिसके चलते उन सभी के अंदर वहाँ पे एक नया ही जोश आ गया था। वहीं होंगचेंग बैटल अरीना में आने के बाद सीधा वहाँ पे यूहो को पॉइंट करते हुए उससे कहता है, यूहो, मैं तुम्हें अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ। अब होंगचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, और अचानक ही वो वहाँ पे अपने टैक्टिक्स को चेंज करते हुए रेफरी से कहता है, अब हम इंडिविजुअल फाइट से आगे टीम फाइट करना चाहते हैं। यूहो ने वहाँ पे ये बहुत ही सोच समझ के प्लान बनाया था। वो पहले ही सन मूनरोल एकेडमी की 3 मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर चुका था, जिनका तो अब इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए अब ये 7 वर्सेस 4 की फाइट होने वाली थी, और यूहो की इस चाल को देखकर तो सभी लोग वहाँ पे यूहो के दिमाग की तारीफें करने लगे थे, क्योंकि यूहो ने वाकई बहुत अच्छा प्लान
बनाया था और यही बात बेचारे मास्टर जिंग को भी वहाँ पे परेशान कर रही थी, क्योंकि 4 वर्सेस 7 में सन मून रोल एकेडमी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम थे। जबकि सबसे ज्यादा गुस्सा तो वहाँ पे होंग चैंग को आ रहा था, क्योंकि उसका सबके सामने एक बार फिर से पूरी तरह से पोपट हो गया था। इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे बैटल अरीना से वापस निकल जाता है। होंग चैंग बेचारा जितनी बार यू हाउ के साथ फाइट करने की कोशिश करता था, हर बार उसे अपनी मुंह की खानी पड़ती थी। इसलिए होंग चैंग वहाँ पे फाइट लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि इस फाइट का कोई भी फायदा नहीं है। भला 7 वर्सेस 4 का क्या ही मुकाबला हो सकता था। और होंग चैंग के वहाँ पे अपनी हार मानते ही चीफ रेफरी भी वहाँ पे टैंक सेक टीम को विनर घोषित कर देते हैं, जो देखते हुए क्राउन प्रिंस को वहाँ पे एक बार फिर से यू हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यू हाउ बार बार उसके हर एक प्लान को नाकाम बनाया जा रहा था, जिसके चलते अब यू हाउ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा भी बन चुका था। खैर उसके बाद हमें एक बार फिर से रात को किंग होटल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केटाओ और यू हाउ दोनों ही ज़ीशुई अलायंस के अगले राउंड के लिए भी आ चुके थे और वो दोनों ही वहाँ पे अपने अपने सोल गाइडेंस वेपन को भी रेडी कर रहे थे। जहाँ साथ ही साथ केटाओ यू हाउ की तारीफ करते हुए कहता है, यू हाउ तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। होंग चैंग के साथ साथ पूरी सन मून रोल एकेडमी का भी चेहरा देखने वाला था। इवन बेचारे क्राउन प्रिंस का भी वहाँ पे पूरा पोपट हो चुका था, जिसपे यू हाउ भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मैं पहले ही समझ गया था कि वो लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। पर हम लोगों को अभी भी केयरलेस नहीं होना, क्योंकि आगे हमारा मुकाबला काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ होने वाला है। खैर इसी के साथ वहाँ पे सोल गाइडेंस कंपटीशन का सेकंड राउंड भी खत्म हो गया था और जिन लोगों ने वहाँ पे इस कंपटीशन के ऊपर सट्टा लगा रखा था, वो लोग जो कि वहाँ पे हार चुके थे, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। जबकि जो जीत चुके थे उनकी खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि यू हाउ और केटाओ तो दोनों अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाइड कर चुके थे, जिसके चलते ज़ीशुई अलायंस के सुपरवाइजर ने वहाँ पे यू हाउ को लाकर एक कार्ड टोकन भी दे दिया था। जिसके बाद केटाओ यू हाउ को लेते हुए वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन वहाँ से वापस जाते हुए यू हाउ को वहाँ पे एहसास होता है कि 96 और 98 वाले दोनों डिसेबल्स वहाँ पे उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और उन दोनों के ही हाथों में कंपटीशन वाली नाइफ भी मौजूद है। और जब यू हाउ वहाँ पे इस बारे में केटाओ को बताता है, तो केटाओ भी वहाँ पे उन नाइफ को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि उनके हाथों में पकड़ी हुई वो नाइफ मुझे बिल्कुल भी सिंपल दिखाई नहीं दे रही। केटाओ की ये बात सुनकर यू हाउ वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे सिस्टर नान ने बताया था कि ज़ीशुई अलायंस ने इस कंपटीशन के लिए कुछ स्पेशल सोल इंजीनियर्स को भी इनवाइट किया है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये दोनों वही सोल इंजीनियर्स होंगे। मुझे लगता है इन दोनों को हरा पाना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला और ये भी हो सकता है कि इन दोनों को यहाँ पे सन मून रोल एम्पायर ने ही हमारे पीछे भेजा हो। और यू हाउ कैसा कहते ही हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।